भरतपुर के थाना चिकसाना की यह घटना है। बात है 16 अक्टूबर 2022 की। लगभग रात के 1 बजे का वक्त रहा होगा। बुजुर्ग ससुर की अचानक से आंख खुलती है और वह सीधे ही आंगन की तरफ जाता है और देखता है कि बहू के कमरे की लाइट जल रही है। वह कमरे की तरफ जाता है और दरवाजे से झांकने की कोशिश करने लगता है। जब वह बुजुर्ग ससुर दरवाजे से झांकने की कोशिश कर रहा था तो उसे वहाँ से कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर वह खिड़की के पास पहुँचा और खिड़की में बने एक छेद से झांक कर देखने लगा। जब उसने अंदर देखा तो उसकी बहू के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह बिल्कुल निवस्त्र थी, कोई साड़ी ना कोई दुपट्टा। इस तरह के धोखे किसी के भी साथ हो सकते हैं, इसलिए अगर आप यह स्टोरी देख रहे हैं तो पूरी देखिएगा, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन सी घटना कब किसके साथ घटित हो जाए। इसलिए पहले से सचेत रहें ज़रूरी होता है। अगर आप इस स्टोरी को पूरा देख लेते हैं तो आप अपने साथ कोई भी धोखा होने से बच सकते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी में आगे चलते हैं। उस बुजुर्ग की बहू बहुत ही खूबसूरत थी। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था और वह उजाले में साफ दिख रही थी। और वह बुजुर्ग अपने ही बेटे की बहू को चुपके से देख रहा था। अंदर से बहू को कुछ आहट होती है कि शायद उसको कोई बाहर से झांकने की कोशिश कर रहा है। वह तुरंत ही अपने कमरे की लाइट ऑफ कर देती है। जैसे ही वह खिड़की खोलती है तो देखती है कि सामने उसका ससुर खड़ा हुआ था। अपने ससुर को सामने खड़ा देखकर बहू उससे कहती है कि पिताजी, मुझे आपसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। दरअसल कुछ दिन पहले बहू किचन में खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते मुस्कुराते हुए एक मैसेज करती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और तुम्हें खूब सारा प्यार करने का मन कर रहा है। जैसे ही उधर यह मैसेज पहुंचता है, रमेश मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगता है। सामने बैठा उसका दोस्त पूछने लगता है कि रमेश, तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है। दोनों दोस्त बैठे शराब पी रहे थे। तभी रमेश दीपक को बताता है कि घर से मैसेज आया है और मैसेज में लिखा है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तभी उसका दोस्त दीपक कहता है कि चलो चलते हैं। तभी रमेश कहता है, दिल्ली से भरतपुर की दूरी लगभग 222 किलोमीटर है। अभी 6 बज रहा है। अगर हम जाएंगे तो किस समय पहुंचेंगे। दीपक उससे कहने लगता है कि अगर मैं तेरी जगह होता तो बिल्कुल भी नहीं रुकता। यह सुनकर रमेश मैसेज करता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ और मुझे आने में रात हो जाएगी। इधर बहू अपनी तैयारी में लग जाती है। रात के लगभग 11 बजे का समय था और घर वाले सब सो रहे थे। तभी दरवाजे पर आहट होती है और बहू दरवाज़ा खोलती है। सामने रमेश होता है और दोनों कमरे में चले जाते हैं। कमरे में 2 चारपाई पड़ी हुई थी और 2 बच्चे थे, एक 6 साल का बेटा और दूसरी 4 साल की बेटी। बच्चे एक चारपाई पर सो रहे थे और दूसरी चारपाई पर उसका पति राजू सो रहा था। जब तक आपको लग रहा होगा कि रमेश उसका पति है, लेकिन वह पति नहीं बल्कि उसका प्रेमी होता है। एक चारपाई पर बच्चे सो रहे हैं और दूसरी चारपाई पर पति सो रहा है। बीच में गद्दा बिछाकर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। दोनों को यह सब करते हुए काफ़ी समय हो जाता है और घर के बाहर रमेश का दोस्त दीपक मोटरसाइकिल पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही लगभग रात के 1 बजे के आसपास का समय हुआ, तभी उसके पति राजू की आँख खुली और वह इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जब राजू लड़की की तरफ देखता है तो वह उसका पड़ोसी रमेश होता है। रमेश और उसकी पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। तभी राजू उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। तब उसकी पत्नी उसको शांत करने की कोशिश कर रही थी, उसके पैर पड़कर माफ़ी मांग रही थी। लेकिन राजू गुस्से में आ जाता है और वह अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है और कहने लगता है कि इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। और वह कमरे से बाहर निकलकर सबको बताने जाने लगता है। तभी रमेश राजू को पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद करने लगता है। लेकिन राजू सिखाने लगता है तो रमेश राजू को का गला पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। इसी चीख पुकार में कब उसका गला तेज़ी से दब जाता है रमेश को पता ही नहीं चलता। इधर उसकी पत्नी जो उसके पैर पकड़े हुए थी, वह उसे खींचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से राजू गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से खून निकलने लगता है। खून निकलता देख दोनों राजू की नब्ज टटोलने लगते हैं
लेकिन तब तक वह मर चुका था। घर में अभी तक सब लोग सोए हुए थे। किसी को अभी तक इस बात की भनक तक नहीं थी कि घर में क्या हो चुका है। बाहर दीपक खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था। तभी धीरे से आवाज़ आती है, दीपक जल्दी घर के अंदर आओ। फिर राजू की लाश को दीपक और रमेश एक कपड़े में लपेट लेते हैं और उसकी पत्नी से कहते हैं कि तुम यहाँ की व्यवस्था संभालो, हम दोनों लाश को ठिकाने लगा कर आते हैं। दोनों राजू की लाश को मोटरसाइकिल पर ही लेकर निकल जाते हैं और आधा किलोमीटर दूर एक नहर होती है, वहाँ पर ले जाकर राजू की लाश को एक बोरी में डालकर और कुछ पत्थर भरकर नहर में फेंक देते हैं। इस घटना की असली शुरुआत होती है राजू की शादी से। जब राजू की शादी हुई थी तो वह 30 वर्ष का था और उसकी वाइफ 16 वर्ष की थी। दोनों के बीच 14 साल का अंतर था। शुरुआत में तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। फिर दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम कमल रखते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम सुमन रखते हैं। एक दिन राजू अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं जहाँ काम करता हूँ अपनी पत्नी को वहीं ले जाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी पत्नी को बच्चों के साथ दिल्ली में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ खाने और कपड़े की आदि की बहुत दिक्कत होती है और पत्नी साथ होगी तो यह सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। दिल्ली जैसे शहर में बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। राजू के पिता उसकी बात मान लेते हैं और जाने की आज्ञा दे देते हैं। राजू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दिल्ली आ जाता है और सब कुछ बड़ी खुशहाली से चल रहा था। तभी रमेश का उनके घर आना जाना होता है। रमेश भी राजू के ही गांव का रहने वाला था। दिल्ली में राजू और रमेश एक साथ ही रहते थे, एक दूसरे के साथ खाया पिया करते थे और सुख दुख की बातें भी शेयर किया करते थे। तभी राजू की पत्नी को यह लड़का रमेश पसंद आने लगता है। जब राजू काम पर जाता और बच्चे स्कूल जाते तब राजू की पत्नी रमेश को अपने घर बुला लेती थी। दोनों की शुरुआत दोस्ती से हुई और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। फिर राजू और बच्चों की गैर मौजूदगी में जब भी मौका मिलता यह लोग शारीरिक संबंध बनाने लगे। फिर इस बीच कोरोना आ जाता है जिसकी वजह से राजू का काम छूट जाता है। राजू को लगता है कि बीवी और बच्चों के साथ में यहाँ का पर मैनेज नहीं कर पाऊँगा, तो वह अपने पिता को फ़ोन करके सारी बात बताता है और पिताजी उसे वापस अपने घर बुला लेते हैं। राजू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने घर आ जाता है। कुछ समय बीत गया तब राजू की पत्नी को रमेश की याद सताने लगी। वह रमेश से चोरी चुप के बात करने लगी। इधर राजू और उसकी पत्नी के बीच 14 साल का अंतर था। इस वजह से राजू की पत्नी को राजू से ज़्यादा रमेश पसंद आने लगा था। उम्र के अंतर के कारण राजू अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता था, उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था, इसलिए वह रमेश की तरफ ज़्यादा आकर्षित थी। दोनों के बीच बातें होती थी और बीच बीच में मिलना भी होता था। जब भी रमेश राजू के घर आता था तो राजू की पत्नी सभी लोगों को खाने में कुछ नशीला पदार्थ दे देती थी, जिसकी वजह से सब लोग सो जाया करते थे। जब घर में सब लोग सो जाया करते थे तो वे दोनों संबंध बनाया करते थे और उसके बाद रमेश चला जाता था। राजू घर से गायब था तो उसके पिता को चिंता होने लगी। अगले दिन थाने पहुंचे और अपने बेटे की गुमशुदगी बताई। पुलिस ने जब राजू की पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि मैं रात को सो रही थी और फिर सुबह उठी तो वह घर में थे ही नहीं, कहीं चले गए थे। ससुर अपने बेटे की बहू पर बहुत विश्वास करता था क्योंकि राजू शराब और कुछ गलत काम करता था, जिसकी वजह से उसके पिता उससे कुछ नाराज़ भी रहते थे। लेकिन उन्होंने अपने बेटे की बहू पर पूरा भरोसा था क्योंकि जब तक वह बहुत अच्छे उनके सामने पेश आती थी और पीठ पीछे भी जो भी करती थी उसके बारे में उन्हें जानकारी थी ही नहीं। पुलिस राजू को तलाश रही थी लेकिन राजू का कहीं पता नहीं लग रहा था। इस वजह से परिवार वाले, रिश्तेदार और उनके गांव के लोग भी परेशान थे। लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिलता तो चिकसाना पुलिस को शक होता और वह राजू के पिता से उसकी बहू से पूछताछ करने की को कहती है। लेकिन जब पुलिस वाले उसकी बहू से पूछताछ करते हैं तो वह अपनी बहू का पक्ष लेकर उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है।
इधर राजू गायब था तो उसके पिता को नींद नहीं आ रही थी। उनका बेटा कहाँ चला गया, आखिर कहाँ गायब हो गया, यही सोचते सोचते वह कमरे से बाहर निकले और आंगन में टहलने लगे। और जब देखा कि बेटे के कमरे की लाइट जल रही है और वहाँ से कुछ अजीब तरह की आवाज़ आ रही है, तब वह दरवाजे से झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं दिखता। तो वह खिड़की से झांकते हैं तो अंदर देखते ही उनकी बहू और रमेश दोनों संबंध बना रहे थे। यह देखकर वह विरोध करता है और तभी उसे पता लगता है कि इन दोनों का आपस में प्रेम संबंध है। लेकिन बहू जैसे तैसे करके अपने ससुर को मना लेती है और ससुर से बहुत माफ़ी मांगती है। इस बात को ससुर भी गलती मानकर क्षमा कर देते हैं, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। कुछ दिन बाद उसकी बहू रमेश को मैसेज करती है कि तुम्हारी याद आ रही है, और रमेश उससे मिलने आ जाता है। इस बार फिर से ससुर उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। फिर जब वह विरोध करता है तो रमेश गुस्से में आ जाता है और उसको धमकी देता है कि जैसा हाल तेरे बेटे का किया वैसा ही हाल तेरा भी कर दिया जाएगा, इसलिए अपना मुंह बंद रख। उस समय तो ससुर चुप हो जाता है और फिर पुलिस का सहारा लिया जाता है। बहू को मायके भेज दिया जाता है। परिवार वाले जब कमरे की तलाशी लेते हैं तो कमरे में कई जगह ऐसे कपड़े प्राप्त होते हैं जिन पर खून के धब्बे लगे हुए थे। फिर पुलिस रमेश और राजू की पत्नी को हिरासत में ले लेती है। राजू के पिता इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि जिस बहू को बेटी से बढ़कर माना, उसने उसके साथ इतना घिनौना कृत्य किया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी सावधान रहें और सतर्क रहें। इस कहानी को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ। नमस्कार। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।